साहिबान, मेहरबान, कदरदान, जी टीवी के सभी आदरणीय दर्शकों, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, प्यार से भरा संसार हमारा परिवार आप सभी का दिल से स्वागत करता है। भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा करवाया जाए, आप मीठा बोलकर भी लोगों को वो खुशियां दे सकते हैं। इसीलिए सही बोलें और मीठा बोलें। सच मानिए, हर रोज की तरह आज भी हम अपनी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातों से आपका मुंह मीठा करवाएंगे। वैसे हम जानते हैं ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज का खतरा हो जाता है, इसलिए कुछ नमकीन और कुछ खट्टी मीठी बातें होंगी और होगी एक प्रेरक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कड़ी। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आप भेजते रहिए अपने सुझाव और अपनी शिकायत, जिसका हम करेंगे मिलकर समाधान। तो अगर आपकी इजाजत हो तो कल की तरह कर ले आज का अपना आनापान। धन्यवाद। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसा बीते से बात कर ले। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा? ओफो, हमारे परिवार में तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता है? शिवानी मासी, हम आपके सामने बैठे हुए हैं, तभी आप पूछ रही हो कि सबसे पहले कौन बताएगा? सबसे पहले हम ही बताएंगे, हम ही बताएंगे, हम ही बताएंगे, क्योंकि हम सबसे बड़े भी है, सबसे छोटे भी है और हम नानी माँ भी है और हम लड़की भी है ना, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। सॉरी छोटी अम्मा, माफ कर दीजिए। चलिए आप ही बता दीजिए आपका दिन कैसा था। दिन को क्या ही पूछना शिवानी मासी, कुछ लोगों की वजह से दिन तो बुरे ही बुरे होते जा रहे। अरे बाप, बेदी क्या बात है? सबसे पहले आप बताइए पापा, आपने एक हफ्ते से वीरू भैया की चॉकलेट बंद करवाई, फिर इसमें हमारी क्या गलती है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लगता है वीरू भैया ने आज फिर से तुम्हारी चॉकलेट चुरा ली। हाँ वीरू? हाँ? नहीं नहीं पापा, जब से आपने वीरू भैया की चॉकलेट बंद करवाई है ना, तब से हमने हर रोज चॉकलेट खाते थे और अपने आधा हिस्सा वीरू भैया को देते थे। पर वीरू भैया नहीं सुधरेंगे, उनके तो अपने अलग ही मसले। वेदिका प्लीज, हमने जानबूझ के नहीं किया, जो हुआ गलती से हुआ। पर छोटी अम्मा हुआ क्या, पूरा बात तो बताओ। अरे इसे घुमा घुमा के जलेबी बना रही हो। आपको तो पता ही है कि हम स्कूल से आते तब 1 या आधा घंटा सोते हैं। अरे पर इसमें नई कौन सी बात है, वो तो वीरू भैया भी सोते हैं रोज। आज आप जानते हो क्या हुआ? नहीं। आज हम हमारी बेडरूम में सो रहे थे, फिर तभी वीरू भैया आए। फिर शिवानी मासी! पापा, आप चाहो तो शिवानी मासी से भी पूछ लो कि हमें कितनी खुजली हो रही थी। हमने 3 बार नहाए और फिर हमारी खुजली बंद हुई। जरा वीरू। चाचू, हमने कुछ नहीं किया, वेदिका झूठ बोल रही है। वीरू बेटवा, पहले हमारे पास आओ, उसके बाद अपने बेगुनाही बताना। जरा आओ। हम यहीं पर बैठे और यहीं से सब कुछ सच सच बता देंगे चाचू। अरे तो बताइए ना सच सच, नहीं तो भिजवा देंगे नेताजी के पास। अब चाचू, हमारा एक सवाल है, अगर वेदिका सो गई थी तो उसने हमें खुजली वाली घास डालते हुए कैसे देख लिया? आप लोग भी बताइए। बात तो सही कह रहे हैं वीरू भैया, तुमने कब देखा? मानते हैं कि हमने आपको नहीं देखा, पर ऐसी गंदी हरकत आप ही कर सकते हो, है ना? बाकी कोई नहीं कर सकता ना। अच्छा, तो तुमने ये जो भी बताया ये तुम्हारा अनुमान था? वीरू बेटा, हमें सच सच बताओ, एक एक बात। चाचू, आज जब हम स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड पर क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पर खुजली वाली घास थी। फील्डिंग के कारण सबसे पहले वो घास हमें ही लगी, फिर जो भी उस घास के पास गया सभी को वहाँ पर खुजली होने लगी। फिर हमने हाथ पर रुमाल लपेटा और थोड़ी सी घास अपने जेब में रख ली। जेब में रख ली? अरे विजय भैया, आप तो ऐसा भाग रहे जैसे वीरू भैया पेंटवा में सांप ऊप रखे हैं। अरे पेंटवा बदला गया है भाई, काहे खामखा डर रहे हैं इतना?
और वो थोड़ी सी घास हमने बच्चों पर डाल दी और उन्हें खुजली करते देख हमें बहुत मजा आया चाचू। वीरू भैया, आप अभी भी नहीं सुधरे ना? फिर वो खुजली वाली घास वेदिका के बेडरूम तक कैसे पहुंची? जैसे ही हम और वेदी स्कूल से वापस आए, वेदिका तो मेंढी मौसी के पास बैठ गई थी और हम रूम में चले गए थे ड्रेस चेंज करने के लिए। तो इसके बाद कुछ ऐसा हुआ था। चाचू, हम सच कह रहे हैं, हमने खुजली वाली घास वेदिका के ऊपर नहीं डाली। हम मानते हम मस्ती करते, वेदिका को परेशान करते, पर ऐसी गंदी हरकत हम सच में नहीं कर सकते। लेकिन तुमने खुजली वाली घास अपने दोस्तों के ऊपर तो डाली ना। होना ये चाहिए था, जब तुम उस खुजली वाली घास के संपर्क में आए तो अपने सारे दोस्तों को सचेत करना था। और बेटा तुम एकदम ही उल्टा किए, सचेत करने के बजाय उनके पीठों पे खुजली वाला घास डाल रहे हो, परेशान कर रहे हो सबको। पर चाचू, दोस्त यार में इतना तो चलता है। कई संस्कार सिखाते हैं तुमको हमारा परिवार में। कहाँ सीख रहे हैं भैया स्कूल जाके? देखो वीरू बेटा, आज हम आपको संदेह का लाभ देते हुए छोड़ रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी शिकायत का मौका हमको नहीं मिलना चाहिए। कहाँ समझे? अरे कहाँ समझे? जी पापा, समझ गए। गुड। ऐसे शिवानी जी, आप बताइए आपका दिन कैसा गया? आज जब हमारे दर्शकों के मेल और मैसेज में शॉर्टलिस्ट कर रही थी, तब हमारा परिवार की इतनी प्रशंसा हुई है ना। जब हम लोग मिलकर मेल और मैसेजेस पढ़ेंगे ना, तो हमें बहुत खुशी होगी। चलिए इसी बात में प्रथम जी, अब आप बता दीजिए आपका दिन कैसा था? मेरा दिन तो आज सुकून भरा था। वो क्या है कि आज सुबह सुबह जल्दी उठकर मैं निकल गया गंगा किनारे मेडिटेशन करने के लिए। वाकई में इतना सुकून मिला है, अब तो मैं सोचता हूँ कि रोज सुबह जाके गंगा किनारे बैठूं और मेडिटेशन करूं। उससे क्या है कि मेरे नुक्कड़ नाटक में जो बड़े बड़े डायलॉग होते हैं ना, वो बोलने में मुझे बहुत मदद मिलेगी। सनेता जी, आप बताइए आपका दिन कैसा गया? अरे आज का दिन तो बढ़िया था भैया। आज भोरे भोरे उठा और मस्त दबा के किए व्यायाम। अरे मोटरसाइकिल को चमकाए धो धो के आओ, फिर निकले फटाफट से यूनिवर्सिटी। अरे वो कहा बाउंड्री वाल ना दीवार जोड़ाई कराना था, 3-4 दीवार बाकी था, वो सब कराए फटाफट से। तुरंत यूनिवर्सिटी से आए घर और फिर बैठ गए पढ़ने। तो आज का दिन मस्त था हमारा। ओके बाबू, फोनवा दो। ये लीजिए बाबा। साक्षी जी को फोन करके बोल देते हैं कि आप सच फाउंडेशन से ही आज के प्यारे जी टीवी के दर्शकों का मेल और मैसेज पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए अपना अपना ड्यूटी पर लग जाइए। चलिए। चलो। जी टीवी के सभी प्यारे दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए दर्शकों के भेजे गए मेल्स और मैसेजेस पढ़ लेते हैं। तो आज सबसे पहला मैसेज हमें भेजा है भोपाल मध्य प्रदेश से मोहम्मद शजाम ने। अस्सलाम वालेकुम। आप लिखते हैं, वसुधा हमें बहुत पसंद है। वसुधा बहुत प्यारी लग रही है। उसके मन में सबके लिए प्यार और सम्मान है। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। शजाम भाई, ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आपको वसुधा और वसुधा का चरित्र बहुत अच्छा लग रहा है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगला मैसेज पढ़ते हैं। अगला मैसेज हमें भेजा है उत्तर प्रदेश से श्रीमती चांदनी ने। नमस्ते चांदनी जी। चांदनी जी लिखती है, जी टीवी के शो जागृति में छोटी सी जागृति सबसे अपनी पढ़ाई के लिए लड़ती है। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत मोटिवेशनल शो है। चांदनी जी, जागृति का पढ़ाई के लिए किया जाने वाला संघर्ष आपको इतना अच्छा लग रहा है, ये जानकर बेहद खुशी हुई। जी टीवी के हर शो का नैरेटिव सेट करते समय प्रोग्रामिंग टीम की यही कोशिश होती है कि उसकी कहानी समाज से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का प्रतिनिधित्व करती हो। चलिए अगला मैसेज पढ़ते हैं। अगला मैसेज हमें भेजा है उड़ीसा से श्रीमती अन्नया ने। अन्नया जी नमस्ते। ये लिखती है कि इन दिनों जो नए शोज शुरू किए हैं वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं और आपने हमारा परिवार के द्वारा तो सारे दर्शकों का दिल जीत लिया है। हमारा परिवार देखकर बहुत सीख मिलती है। हमें उम्मीद है कि जी टीवी इसी तरह हमारा मनोरंजन करता रहेगा। अन्नया जी, जी टीवी पर आजकल जो आप बदलाव देख रही है वो जी टीवी से भी ज्यादा आप दर्शकों के सुझावों पर ही आधारित है, जो आप हमें व्हाट्सएप और मेल द्वारा लिखकर भेजते हैं और हम इसी वजह से जी टीवी के शोज में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हमारे प्रयोग और बदलाव आपको इतने अच्छे लग रहे हैं, ये जानकर बेहद खुशी हुई। ये मेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब अगला मेल पढ़ते हैं। अगला मैसेज हमें भेजा है छत्तीसगढ़ से श्री योगेश तिवारी ने। नमस्ते तिवारी जी। तिवारी जी लिखते हैं, जी टीवी के शो जाने अनजाने हम मिले की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आगे क्या होगा। पलक झपकाने का भी मन नहीं करता, पर हीरो को अपने पैसों का बहुत घमंड दिखाया जा रहा है। वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। योगेश जी,
ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको हमारा जी टीवी का नया शो जाने अनजाने हम मिले बहुत अच्छा लग रहा है। किसी भी कैरेक्टर को सेट करते समय लेखक और जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम जो है कैरेक्टर को कहानी के अनुसार नए नए शेड्स में ढालती है, जो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है। ये मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब हम आपको जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे देखिए जी टीवी का एक प्यारा शो बस इतना सा ख्वाब। तो आइए आपको दिखाते हैं बस इतना सा ख्वाब की कुछ प्यारी सी झलकियां। सॉरी लव, मेरा फोन नहीं उठा पाया। शिखर जी किसे मैसेज कर रहे थे आप? शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे मुझे तुम मिल गए की कुछ खूबसूरत सी झलकियां। ये देखा तुमने? कहा जा रहा है कोई तो कंपनी है जो धोखे से अविराट कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स छीनने की कोशिश कर रही है। तो मैं उस कंपनी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर आपको वार करना ही है सामने आके कीजिए। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि भाग्य लक्ष्मी में क्या चल रहा है। लक्ष्मी, सिर्फ तुम ही हो जिसका मेरे नाम के सिंदूर पर अधिकार है। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? जहाँ तुम्हें बहुत पहले लेके जाना चाहिए था मुझे। रात 8:30 बजे देखिए हमारी और आप सबकी प्यारी जग्गू यानी जागृति को शो जागृति एक नई सुबह में। भाई आपको दिखाते हैं कि जागृति एक नई सुबह में कालीकांत ठाकुर क्या कर रहे हैं। जागृति, मैंने ना वो कालीकांडी आंटी और उनके पापा से बात करते हुए बातों को रिकॉर्ड कर लिया है। तुमने तो गजब ही कर दिया। अब हमें मलकिनी काकी को अपना हक दिलवाने से और उस शहरी काकी का भेद सबके सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस बेहतरीन शो की कुछ बेहतरीन झलकियां। पूरी वो बाहर आ गई, पूरी अभी भी अंदर ही है। इनफैक्ट आरवी उसके पास पहुंच चुका है। क्या चाहिए तुम्हें? चाबी। कैसी चाबी? जस्ती की हथकड़ी की चाबी। अगर मेरी पूर्वी को कुछ हुआ तो आज रात तुम्हारी भी चिता जलेगी। रात 9:30 बजे देखिए शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए आपको दिखाते हैं शो जाने अनजाने हम मिले की कुछ शानदार झलकियां। कमाल का खेल खेला है। मेरे अतीत को हथियार बना के कमाल का वार किया मुझ पे। हाँ, मेरी माँ जिंदा है। मैं बताता हूँ कि कौन है वो महान मेरी माँ। अपनी खुशियों के लिए बच्चों को छोड़ के चली गई। जानती हो उसका नाम क्या? रात 10 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वसुधा में चंद्रिका सिंह चौहान जी क्या कर रही हैं। भाई हमें तो तुम्हारा मैसेज मिला था कि तुम्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम्हें शूट नहीं कर पाओगे। अभी सर मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया। इनफैक्ट मेरे पास तो मेरा फोन ही नहीं है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर मैसेज किया ताकि तुम शूट ना कर पाओ। जी सर। रात 10:30 बजे देखिए जी टीवी का एक धमाकेदार शो जमाई नंबर 1। तो आइए आपको दिखाते हैं जमाई नंबर 1 की कुछ बेहतरीन झलकियां। वो नीलकंठ गंगाधर परांस पे कंचन चोटवानी के घर आ तो गया, पर बिना पिटे यहाँ से जाएगा नहीं। ओह माय गॉड, मैंने गलती से किसे फोन लगा दिया। हेलो, मेरी बात सुनिए। तेल लगाने के बाद ना साला जीजा के कपड़े फाड़ता है। हो गई बाबा रसम। अरे ना अजीब, तुमने मेरी बेटी को मेरे अगेंस्ट यूज किया। लो, मैंने तुम्हारी माँ तुम्हारे खिलाफ यूज किया। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी बहुत दूर हो जाएगा। ना गोवा जाना है, ना मनाली जाना है, ना कन्याकुमारी जाना। कहाँ जाओगे भैया? देवर जी मैं बताती हूँ, हमें ना लक्षद्वीप जाना चाहिए। अरे लक्षद्वीप अरे बहुत महंगा हो जाएगा। अरे नहीं होगा, मेरे पास डिस्काउंट कूपन्स रखे हैं, मैं आपको दे दूंगी। और वैसे भी हमें अपने देश के टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, है ना जीजू? क्या बोलते हैं प्रथम जी, लक्षद्वीप चलें? अभी मेरा कोई मूड नहीं है, आप लोग को जहाँ जाना है जाइए। अरे साड़ू भाई क्या हो गया महाराज? कुछ नहीं विजय जी, सब ठीक है। शिवानी क्या हुआ है भौजाई? अरे तुम लड़ाई झगड़ा तो नहीं की हो? नहीं जीजू, कुछ नहीं हुआ। दोनों को मुंह उतरा उतरा नजर आ रहा है। एक काम कीजिए, इधर आइए, इधर आइए। चलिए मौसा जी, चलिए देखते क्या हो रहा है। चलिए तो सही। चलिए चलिए। यदि वीरू आओ बैठो इधर। हाँ आ गए। चलो बाद में पढ़ाई करना, थोड़ा पहले तुम्हारे मौसा का मूड ठीक कर दिया जाए। हाँ। ओहो रे ओहो, एकदम मुंह रसगुल्ला जैसे फूल गया है। क्या बात है प्रथम बाबू? कुछ नहीं विजय जी, सब ठीक।
ठीक तो नहीं लग रहा है। जीजू मैं बताती हूँ। प्रथम जी को ऐसा लगता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। विश्वासघात? तो हुआ यूं कि जब ये मुंबई में रहते थे, जब ये अपनी थिएटर प्रैक्टिस करते थे, तो वहां इनकी मुलाकात हुई शिवाय से। शिवाय उस समय बड़े बड़े सपने देख रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर बनने के, और उनकी आर्थिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, काफी स्ट्रगल कर रहे। तो प्रथम जी ने उनकी बहुत मदद की, रहना खाना सब कुछ किया, यहाँ तक कि 3 साल तक जीजू ने भाड़ा भी नहीं लिया। अब शिवाय काफी नामी कास्टिंग डायरेक्टर बन गए। उनके पास एक प्रोड्यूसर आए थे, उन्होंने कहा कि प्रथम का नंबर दीजिए, एक बहुत अच्छा रोल है जिसमें प्रथम बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब शिवाय ने क्या किया, उन प्रोड्यूसर को बोला कि आप प्रथम को छोड़िए, मेरे पास एक अच्छा इंसान है जिस रोल में बिल्कुल फिट बैठेगा, आप इस इंसान को लीजिए। अब वो इंसान सेलेक्ट हो गया। अब एक मनोज है, वो भी कास्टिंग डायरेक्टर, उनसे प्रथम जी का संपर्क हुआ। तो उन्होंने प्रथम जी से पूछा कि प्रथम जी आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी? अब ये आश्चर्यचकित, इनको पता ही नहीं कि बात क्या है। उन्होंने बोला मैंने एक्टिंग नहीं छोड़ा है, मैं सिर्फ काशी शिफ्ट हो गया हूँ, पर मेरे थिएटर प्रैक्टिसेस चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या? पर जब शिवाय को प्रोड्यूसर ने पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने एक्टिंग छोड़ दी है। फिर उन्होंने शिवाय वाली पूरी कहानी बताई कि शिवाय ने कैसे ने धोखा दिया है। अब यही है कि प्रथम जी को लग रहा है कि शिवाय इतना अच्छा दोस्त होने के बाद इनके साथ विश्वासघात किया। महाराज, इतनी सी छोटी बात के लिए आप अपना मूड खराब कर लीजिए। नहीं विजय भैया, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और शिवाय से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए बुरा लग रहा है मुझे। कहा है ना कि आपने एक अच्छे नियत भाव से शिवाय की मदद की, और कहते हैं ना कि जिसका नियत अच्छा होता है ना प्रथम बाबू, उसके लिए भगवान खड़ा रहता है हमेशा। हो सकता है महाराज इससे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लिखा होगा आपके भाग्य में। मूड खराब मत कीजिए, ये लीजिए चाय पीजिए, मूड से कीजिए महाराज। नहीं ठीक है। अरे पीजिए महाराज, मूड ठीक कीजिए। शिवानी, हम तुम्हारे स्वामी जी को सुनाते हैं एक बढ़िया कहानी, हो सकता है कि कहानी सुनकर इनका जो है मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। और हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ना, वो बाबा भारती और एक घोड़े की मित्रता की है। माँ को अपने बेटे को देखकर, किसान को अपने खेतों में लहलाती फसलों को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर आता था। भगवान की पूजा अर्चना से जो समय बचता, वो समय बाबा भारती अपने घोड़े के साथ बिताया करते थे। सुल्तान जैसा शानदार घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। सुल्तान की कीर्ति उस इलाके के प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंच गई। एक दिन दोपहर को खड़क सिंह बाबा भारती के पास जा पहुंचा। उसे आया देख गांव वाले भयभीत हो गए। माताओं ने अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपा लिया। धनी लोग अपनी धन दौलत छुपाने में लगे। पर बाबा भारती ने खड़क सिंह का स्वागत करते हुए पूछा, कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। अपने घोड़े की प्रशंसा सुनकर बाबा भारती भी प्रसन्न हो गए। अस्तबल ले जाकर उन्होंने खड़क सिंह को अपना घोड़ा दिखाया। डाकू खड़क सिंह ने सैकड़ों घोड़े देखे थे, पर सुल्तान की बात ही कुछ और थी। ऐसा शानदार बांका घोड़ा कभी देखना तो दूर, उसने सुना भी नहीं था। सुल्तान को देखने के बाद खड़क सिंह ईर्ष्या से जल उठा। उसे लगा कि ये घोड़ा इस फकीर के पास नहीं, तहसील सरगना खड़क सिंह के पास होना चाहिए। उसने जाते जाते कहा, बाबा भारती, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। कुख्यात डाकू खड़क सिंह के बाद से बाबा भारती डर गए। वे सचमुच सुल्तान से प्रेम करते थे, उसे अपने बच्चे जैसा मानते थे। उनकी रातों की नींद खत्म हो गई। रात रात भर वे अस्तबल में जाकर पहरा देते, पर लंबा समय बीत गया, खड़क सिंह नहीं आया। बाबा भारती भी असावधान हो गए। एक दिन शाम के समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तभी किसी ने उनको पुकारा, ओ बाबा, इस गरीब की फरियाद भी सुनते जाओ। बाबा ने लगाम खींच दी। देखा एक अपाहिज सड़क के किनारे बुरी तरह कराह रहा है। बाबा भारती ने जब उससे पूछा, क्या बात है, तो उस अपाहिज ने कहा, मुझ पर दया करो बाबा, मुझे अपने घोड़े पर बैठा के रामावाला तक पहुंचा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वहां मेरा चचेरा भाई बहुत बड़ा वैद्य है, वह मेरा इलाज कर देगा। बाबा भारती ने उस अपाहिज को घोड़े पर बैठा दिया और खुद सुल्तान की लगाम पकड़ के चलने लगे। अभी कुछ ही कदम दोनों साथ में चले थे कि सहसा बाबा भारती को एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गया। हंसी की आवाज से वे घबरा गए, क्योंकि सुल्तान पर कोई अपाहिज नहीं, बल्कि डाकुओं का सरदार खड़क सिंह सवार था। एक पल में ही बाबा भारती को सारी दुनिया नाचती नजर आई, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। सुल्तान तेजी से दौड़ रहा था।
पर बाबा भारती ने ताकत से चिल्ला के कहा, जरा ठहर जाओ खड़क सिंह, मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ने घोड़ा रोक दिया और हंसते हुए कहा, बाबा भारती, सुल्तान अब तुम्हें ना दूंगा। बाबा भारती ने पास जाकर एक बार सुल्तान को पुचकार, उसकी पीठ थपथपाई, मानो उसे अंतिम विदा दे रहे हैं। फिर खड़क सिंह से कहा, सुल्तान तुम्हारा हुआ खड़क सिंह, पर एक प्रार्थना है, कभी किसी को यह घटना मत बताना। खड़क सिंह ने हंसते हुए पूछा, उसमें क्या परेशानी है? मैं तो डाकू हूँ, लूटना मेरा काम है। खड़क सिंह, लोगों को इस घटना के बारे में पता चल गया तो कोई किसी गरीब, अपाहिज अथवा बीमार पर विश्वास नहीं करेगा। मानवता यहीं सड़कों पर दम तोड़ देगी। इतना कहकर बाबा भारती मुड़कर चल दिए। पर उनके शब्दों ने खड़क सिंह जैसे निर्मम डाकू को भी भावुक कर दिया। कई दिन तक अपने अड्डे पर सुल्तान के साथ रहकर भी खड़क सिंह का मन नहीं लगता था। उसने एक बार भी सुल्तान की सवारी नहीं की। बाबा भारती के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते। उनकी महानता के सामने वो खुद को पहुंचा पाता। और एक रात खड़क सिंह उठ बैठा, सुल्तान को बाबा भारती के अस्तबल ले जाकर बांध आया। सुबह जब बाबा ने अस्तबल में सुल्तान को देखा तो मानो खिल उठे। उसकी पीठ थपथपाई, चूमा, अपने हाथों से चारा खिलाया और फिर संतोष के साथ मन ही मन कहा, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। आजाड़ू भाई, क्या समझे? कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी कहानी थी विजय भैया, आपने बिल्कुल सही कहानी सुनाई। आपकी ये कहानी सुनने के बाद अब मेरा मन हल्का हुआ है। थैंक यू। अरे तो जब मन हल्का हो गया तो हम लोगों का भी मन हल्का कर दीजिए महाराज। पहले वाला प्रथम बाबू बनिए और कुछ सुनाइए कुछ बढ़िया, कि हम लोग हंसते हंसते एकदम लोटपोट हो जाए। अरे विजय भैया, मुझे तो बस मौका चाहिए। तो वीरू वेदी तैयार हैं? मौसा हो जाए। चलो। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर तो हमारा परिवार में चलते ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। आपने देखा कि आज की इस कहानी से कैसे हमने अपने प्रथम बाबू का मूड हल्का कर दिया। अगर आगे भी आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरक कहानी आपको सुनाई जाती रहे तो उसके लिए आपको हमारा परिवार और जी टीवी देखते रहना होगा। और हाँ, जी टीवी के किसी भी शो से संबंधित आप अगर अपने सुझाव, अपने विचार, अपनी प्रशंसा, अपनी शिकायत भेजते रहना चाहते हैं तो भेजिए ना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर। तो चलिए जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।